देश को बढ़ाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। देश को बढ़ाए मिलके क्रांति गीत गाए हम। देश को बढ़ाए मिलके क्रांति गीत गाए हम। क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। हाथ में हमारे ही तो भारती की लाज है। देवभूमि को बनाना सारे जग का ताज है। भारत भूमि को बनाना सारे जग का ताज है। भूख भय गरीबी का न कोई अंधकार हो। भूख भय गरीबी का न कोई अंधकार हो। और भ्रष्टाचार की भी रात तार तार हो। और भ्रष्टाचार की भी रात तार तार हो। जाति पाति पंथ की दीवार को हटाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। देश का भविष्य हम है दुश्मनों का काल हम। राण और शिवा के स्वाभिमान की मशाल हम। जननी राम कृष्ण की जो इस धरा के लाल हम। देश के शहीद देखते हैं आसमान से। देश के शहीद देखते हैं आसमान से। कौन ख्वाब सच करेगा और लड़ेगा शान से। कौन स्वप्न सच करेगा और लड़ेगा शान से। दुश्मनों को कुछ सबक सिखाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। क्रांति गीत गाए पूरे राष्ट्र को जगाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। आओ नौजवान मिलके देश को बढ़ाए हम। एटमी धमाके करके शक्ति मंत्र पा लिया। हम किसी से कम नहीं ये दुनिया को दिखा दिया। हम है शक्तिशाली सारे जग को ये दिखा दिया। विश्व की हर एक शक्ति हमको है निहारती। विश्व की हर एक शक्ति हमको अब निहारती। आसमान भी उतार भारती की आरती। एक सूचना है, कृपया आप सब खड़े होकर सम्मान करेंगे।
ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। परिचय होगा, बाद में गीत होगा और प्रबोधन रहेगा मुख्य वक्ता का। मुख्य वक्ता के प्रबोधन के बाद हम जो विषय रहेगा उस विषय से प्रश्नोत्तरी करेंगे और गोष्ठी करेंगे। बीच में अगर पहले जाना है तो लघु शंका के लिए आप जा सकते हैं, बाद में विक्षेप न हो इसका थोड़ा ख्याल रखें। एक सूचना फिर से दोहरानी पड़ेगी अपने मोबाइल स्विच के लिए। આપણે 10:15 10:30 सावधान, तिष्ठ, उपविश। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના આ પ્રબોધન ગોષ્ઠીના કાર્યક્રમમાં આપ સૌ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરીએ છીએ। પ્રબોધન નાગરિક ગોષ્ઠીનો આ જે કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ છે એ સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રો જેવા કે સામાજિક, રાજકીય, શૈક્ષણિક જેવા જેની અંદર જે લોકો કાર્યરત છે અને અગ્રેસર છે એવા લોકોની વચ્ચે સંઘની માહિતી અને સંઘનો વિચાર પહોંચે એ ઉદ્દેશથી આ કાર્યક્રમનો આપણે આયોજન કરેલું છે। ગત વર્ષે પણ પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના જન્મ શતાબ્દી નિમિત્તે આવો કાર્યક્રમમાં આપણે સૌ એક વખત મળી ગયેલા છીએ। આજનો વિષય પણ અત્યારની જે આપણી જે આર્થિક પરિસ્થિતિ, વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિ અને ભારતનું અર્થચિંતન એ વિષય ઉપર જ આજનો કાર્યક્રમ રહેવાનો છે। પહેલા હું પરિચય કરાવી દઉં। શ્રી ભૂપતભાઈ ગોવાણી જેઓ આપણા જિલ્લા કાર્યવાહ છે અને હવેનો અધિકારીનો પરિચય ભૂપતભાઈ કરો છો। પહેલી બાજુ બેઠેલા છે માનની ભરતભાઈ શુક્લ, જુનાગઢ વિભાગના માનની સંચાલકજી છે। જુનાગઢ વિભાગ એટલે 3 જિલ્લાનો એક વિભાગ છે, જુનાગઢ, સોમનાથ અને પોરબંદર। એમના એ માનની સંચાલકજી છે અને નિવૃત્ત કર્મચારી છે। એમનું નિવાસસ્થાન સોમનાથ છે। એમની બાજુમાં છે माननीय भजनलालजी गुप्ता। उत्तर क्षेत्र संघ की दृष्टि से कुछ जो हिस्से है उसमें से ये उत्तर क्षेत्र के 5 राज्य का एक क्षेत्र बना हुआ है, उसके माननीय संचालक जी है, वे सदस्य भी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुने हुए हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1985 में वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एसाइन इंडिया आ विषय पर एमने संशोधन करेलू है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य भी किया है और बहुत समय तक वो वहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं डिपार्टमेंट के। वह अर्थशास्त्र विषय के ये विश्वविद्यालय में उनके पुस्तक भी बहुत चल रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बोर्ड के सदस्य हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संरक्षण है और हिंदी समिति के सदस्य रहे हैं। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। एक संघ के जूनागढ़ विभाग के माननीय विभाग संघचालक जी और इस संगोष्ठी में आए हुए सम्माननीय महानुभाव। आज का विषय दिया है कि विश्व की आर्थिक स्थिति कैसी है और इस आर्थिक स्थिति के संदर्भ में
भारत दुनिया के लिए कोई रास्ता दिखा सकता है? इस विषय पर मैं विचार आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। तो पहली बात तो स्पष्ट है, आज संपूर्ण विश्व की जो आर्थिक स्थिति है, तो एक महामंदी से समूचा संसार त्रस्त है, पस्त है, हताश और निराश, भयंकर निराशा है। समूचे संसार में बड़े बड़े फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को समझ ही नहीं आ रहा ये अचानक क्या हो गया। और दुनिया के ऐसे देशों के अंदर हो गया जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, फाइनेंशियल पॉलिसीज को दुनिया के लिए मॉडल बताया करते थे, और हम भी अंधे होकर के उनके पीछे भागने के लिए तैयार खड़े थे। ऐसी देशों की, जिनको संपन्न देश कहा जाता है, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है, उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, ध्वस्त हो गई। तो पहले संक्षेप में बहुत सरल भाषा में मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा कि जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई और जिसका ओरिजिन, उद्गम अमेरिका से हुआ, वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मंदी आ गई यानी क्या हो गया? तो बहुत सरल भाषा में कहना हो, कॉमन सेंस के विपरीत काम किया। एक सामान्य, बगैर पढ़ा लिखा, साधारण से साधारण आदमी सामान्य बुद्धि से जो काम करता है, ये तथाकथित अमेरिकन इकोनॉमीज के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने अपनी एक्सपर्टीज के घमंड में उस सामान्य बुद्धि को तिलांजलि देकर के और अजीब प्रकार से इकोनॉमिक बिहेवियर किए। तो आप जब गलत बिहेवियर करेंगे इकोनॉमिक्स के फील्ड में तो बहुत लंबा नहीं चल सकता, आप सस्टेन नहीं कर सकते। क्या किया? तो एक खास तरह का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है। आजकल के अर्थशास्त्रियों ने, मैं भी उसमें शामिल हूं, इतने वर्षों तक पढ़ाता रहा हूं, कि दुनिया के किसी देश को अगर प्रगति करनी है तो प्रगति का रास्ता क्या? तो क्या समझाया? खूब कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, मोर कंजम्पशन, मोर कंजम्पशन, मोर कंजम्पशन। हर एक इकोनॉमीज के भीतर ये नारा है, ज्यादा उपभोग करो। क्यों? लॉजिक क्या है? ज्यादा उपभोग करोगे तो मार्केट में ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी ना भाई। अगर आप उपभोग की लिए जाओगे नहीं बाजार में सामान खरीदने के लिए, तो माल की मांग कहां से आएगी? तो ज्यादा मांग आएगी। ज्यादा मांग आएगी तो ज्यादा उत्पादन करेंगे ना उद्योगपति, कारखानेदार, उत्पादन करने वाले, तो देश में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो देश की इनकम बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा, कुल मिलाकर देश की प्रगति। ये सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के तहत उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को प्रेरित किया, खूब उपभोग करो। एक दूसरा सिद्धांत भी उन्होंने दे दिया। हमारे कभी वो चारवाक कह गया था ना, कभी चारवाक, वो चारवाक के ट्रू फॉलोअर्स अमेरिका में पैदा हो गए आजकल। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, खूब कर्जा लो और खूब कर्जा दो। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अमेरिका में क्या किया? खूब कर्जा दिया। और कर्जा भी कैसे लोगों को दिया? जिनके पास कुछ नहीं था पेइंग कैपेसिटी, क्योंकि सिद्धांत ने काम किया। जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनको कहा तुम जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए लोन ले लो, हम लोन दे रहे। पल्ले कुछ नहीं है, गांठ में कुछ नहीं है, जेब में कुछ नहीं है उनके में विचारों के लिए। पर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने एक चक्कर चलाया कि रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने वाली है, मकानों की कीमत बढ़ने वाली है। जिनके पास मकान नहीं था उनको प्रेरित किया, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट दीजिए, कर्जे पर ये मकान ले लीजिए, बाद में देते रहना, जो कीमतें बढ़ने वाली है। जिनके पास एक मकान था उनको कहा करे भले आदमी एक ही क्यों रखते हो, दूसरा खरीदो, हम दे रहे हैं ना लोन। उनको भी उन्होंने लोन दिया। इसलिए अगर अमेरिकन इकोनॉमी को आप स्टडी करेंगे तो पिछले वर्षों के दौरान में इतने लोगों ने हाउसिंग लोन लिया है,
और अनेक तरह से एक मकान वाले ने दूसरा ले लिया, दूसरे वाले ने कहा अच्छा 2 मकान होंगे, एक हॉलीडे होम्स खरीद लेते हैं, मटर गश्ती करने के लिए होंगे, खरीदा वरीदा कुछ नहीं, मिला बोला कुछ नहीं, ये सब कागजी कार्रवाई हो रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मकान खरीदा नहीं गया, जमीन खरीदी नहीं गई, कागजी कार्रवाई, उन्होंने लोन दे दिया, उन्होंने मकान खरीदने के नाम पर लोन ले लिया। और जो मैं बता रहा हूं आपको कैसे लोगों को लोन दिया, काफी बड़ी मात्रा में ऐसे लोगों को लोन दिया जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, यानी अपात्र लोगों को लोन दिया। सामान्य बुद्धि क्या कहते हैं, आप में से बहुत सारे व्यवसायी लोग बैठे होंगे यहाँ पर, कि भाई अपन देखते हैं इसको उधार देते समय सामान भी बेचते हुए दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, इसका हिसाब लगाते हैं ना, किसी की गारंटी देते हैं ना, या उसका सारा बैंक बैलेंस वगैरह देखते हैं ना, तब सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहता है। परंतु उन्होंने ऐसे लोगों को नाम दिया, वहां पर एक प्रचलन ही हो गया, निंजाज को लोन दिया। निंजा एक एब्रीविएशन है, निंजा किन लोगों को कहा गया, नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट, यानी जिनकी न कोई इनकम है, न जिनके पास कोई काम धंधा है, और न जिनके पास कोई एसेट है। निंजा बन गया ना, नो इनकम, नो जॉब्स, नो एसेट्स। ऐसे लोगों को उन्होंने बड़ी मात्रा में लोन दे दिया। यहां तक की बात समझ में आ सकती थी, चलो दे दिया लोन, उन्होंने लोन दे दिया। बाद में वहां क्या है, कुछ तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, कुछ एक नए तरह के इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डेवलप किए जिनको नाम ही दिया गया इन्वेस्टमेंट बैंक्स। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स खड़े हो गए वहां, कुकुर कुत्ते की तरह हो गया है। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स का बेसिक काम लोन देना नहीं होता है, लोन देने का काम बेसिकली बैंक्स का, दूसरे बैंक्स का होता है, कॉमर्शियल बैंक्स का। ये इन्वेस्टमेंट बैंक तो इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकते हैं, परंतु वहां तो होड़ लग रही थी ना उधार देने की, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी कोई गारंटी नहीं देखी, कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं देखी, और ऐसे लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। तो लोन की मात्रा लगातार बढ़ती चली। और एक नया तमाशा किया अमेरिका, इनोवेशन वाली इकोनॉमी है ना, नए नए तरह के फितूर गढ़ते रहते हैं, कपोल कल्पनाएं करते रहते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स को उन्होंने लोन दी मकान खरीदने के लिए, तो उसका कागजात बैंक के पास में जमा हो जाता है, पेपर्स बैंक के पास जमा हो गए कि मैंने बैंक से मकान के लिए लोन लिया, जब तक मैं लोन चुकता नहीं कर दूंगा तब जो ये मैं मकान खरीदूंगा या जब जमीन खरीदेंगा वो बैंक के पास गिरवी रहेगा। होता नहीं है ये वो। यहां तक की बात चलो किसी हद तक समझ में आती है बात। इन्होंने क्या किया, दुष्टों ने, दुष्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सारी दुनिया को डुबोने चले ना, इन्होंने क्या किया, ये जो कागज उनके पास में आया इसको सिक्योरिटीज के रूप में कन्वर्ट किया और शेयर मार्केट में बेच दी। देखा ऐसा खेल, वो शंकर का जादूगर आया कि नहीं आया है? 1 रुपए का 500 रुपए बनाना, ऐसा इन्होंने वो जो बैंकिंग लोन्स के कागज थे, कागज को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया और लोगों के कहा तुम इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि जिनको लोन दिया था, मान लीजिए वो लोन 4% 6% की रेट पर दिया था, वो लोन 15 साल के लिए दिया गया था। तो इनको कहा, इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देने वाले कंसल्टेंट्स हो गए कि देखो हम आपको ये जो है, ये जो 4% 6% का हमको इंटरेस्ट प्राप्त होगा जिनको हमने लोन दिया है, इसकी सिक्योरिटीज को हम आपको 3% और 5% में दे देते हैं, तो 2% का लाभ हो जाएगा ना। सब ख्याली पुलाव है, मिला मिला कुछ नहीं है, ख्याली पुलाव। उन्होंने वो सिक्योरिटीज खरीद ली, यानी जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, पहले उनको हाउसिंग लोन दिया, लोन के कागज गिरवी रखे, उस गिरवी कागज को सिक्योरिटीज के रूप में कन्वर्ट किया और शेयर मार्केट में फ्लोट कर दिया। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भारत भाषा में मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा मार्केट कैपिटलाइजेशन का खेल चला।
और इस खेल में जब वो सिक्योरिटीज बिकी तो आप में से बहुत सारे शेयर मार्केट में कुछ न कुछ शेयर का लेना देना करते होंगे, तो शेयर भी एक ही तक नहीं होता। एक शेयर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को बेचता है, मिस्टर वाई मिस्टर जेड को बेच देता है, जेड फर्दर बेच देता है। तो ऐसे ये प्योर पेपर क्लेम्स सिक्योरिटीज के रूप में कन्वर्ट होकर के एक से दूसरे के पास, दूसरे के तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास में ऐसे बिकते गए। तो एक तरह से उन्होंने फॉल्स कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल इनोवेशन, ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। उन्होंने सब एक तिरस्म पैदा कर दिया इकोनॉमी में। फॉल्स कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है ना, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, पर रियली में नहीं हो रहा है। फॉल्स कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल इनोवेशन से नए नए तरीके के इजाद किए, कंप्यूटर से वगैरह से पैकेजिंग बनाना शुरू कर दिया, कंसल्टेंट कंपनी शुरू हो गया, जिसमें ज्यादा रिस्क है उसकी सिक्योरिटी में जरा ज्यादा चार्ज दिया गया, और ऐसे कुल मिलाकर के ये इस प्रकार के लोन्स का बाजार गर्म हो गया। आखिर चक्र जाकर कहीं रुकेगा ना, साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में जब रियलाइजेशन का सवाल आया वसूल करना, तो वसूल किससे करो? वसूल किससे करो? क्योंकि आपने बेसिकली लोन तो उसको दिया था जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। तो जो चक्कर घूम करके आया, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट? कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं। बैंकों को पैसा वापस नहीं आया, तो बैंकों के पास में लिक्विडिटी की समस्या खड़ी हो गई। अखबारों में पढ़ रहे होंगे ना, तरलता की समस्या खड़ी हुई, फर्दर लोन देने के लिए नहीं गया, बैंकों के पास पैसा ही नहीं दे गया, तो कैसे चलेगा साहब? तो एकदम शेयर मार्केट ढह गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इन 3-4 महीने के पीरियड में जब अमेरिका की आर्थिक धरती हिली, तो एकदम शेयर कैपिटल में उनके शेयर मार्केट में $10 ट्रिलियन, यानी लगभग अपनी भाषा में कहना हो तो 62 से 65 लाख करोड़ रुपए की शेयर मार्केट में एकदम क्षति होगी। बैठ गई, खत्म हो गया किस्सा। तो ऐसा एक ना समझदारी का काम किया। फिर क्या आप कहेंगे साहब ये क्या इतने क्या? अमेरिका की एक और फिगर पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है उनका ये सारा घोटाला। अमेरिका का आम आदमी आज उसकी जितनी इनकम है उतना ही खर्चा नहीं करता। आगे आने वाले 4-5 साल में उसको जितनी इनकम मिलने वाली है उसका खर्चा आज कर लेता है। The whole economy is based on credit cards. हमारे बाप दादा तो, हमारे समझदार लोग तो अपने को क्या समझाते हैं, देखो बेटे खर्च करते समय ध्यान में रखो, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सो। साधारण आदमी भी इस कॉमन सेंस को समझता है, परंतु उन्होंने उनकी जीडीपी से कई गुना उधार लिया और उधार दिया। अरे तुम्हारी इनकम है उससे कई गुना उधार लेने देने का चक्कर चल रहा है ना, चला उनका सारा का सारा। तो ऐसा वो उधार देने का सिलसिला बहुत ज्यादा अमेरिकन इकोनॉमी में चलता रहा। कहां से पैसा आया आप पूछेंगे, तो क्या है, अभी तक दुनिया के लोगों पर अमेरिका के लोगों ने एक भ्रम पैदा कर रखा है। क्या भ्रम पैदा कर रखा? हमारी इकोनॉमी सबसे साउंड है और डॉलर को हार्ड करेंसी मानते हैं ना। दुनिया में जो भिन्न भिन्न प्रकार की देशों की करेंसी है उसमें हार्ड करेंसी डॉलर को मानती है। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं उसको हाथ लगाओ तो बड़ी सख्त है। हार्ड का मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसका वॉल्यूम में ज्यादा, ऐसा ही पैदा किया हुआ है। तो दुनिया के तमाम लोग और तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक और दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना इनकम का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि उसको हार्ड करेंसी मानते हैं ना, वहां भरोसा है ना।
तो डॉलर के रूप में अपनी जो कमाई, भारत की भी अगर रिजर्व बैंक को डॉलर के रूप में कमाई प्राप्त हुई तो उसका एक काफी बड़ा हिस्सा अमेरिकन बैंक्स के पास जमा है या अमेरिका की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जमा है। ऐसे दुनिया के तमाम देशों का है। आपको सुनकर के एक और आश्चर्य होगा, पिछले अनेक वर्षों से अमेरिका का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटे में चल रहा है। अमेरिका के लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं और दादागिरी अपने पर दिखाते हैं, पर इसका भी चालाकी से फायदा उठा रहे हैं। जिन देशों का अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट सरप्लस था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रशिया वालों ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया अमेरिका से, तो उनको एक्स्ट्रा डॉलर प्राप्त हुआ ना, एक्स्ट्रा डॉलर प्राप्त हुआ। तो डॉलर को तो रशिया के लोग अपने पास नहीं रखेंगे, अमेरिका के लोगों ने कहा तुम डॉलर रख करके क्या करोगे, तुम्हारे बाजार में तो डॉलर चलता नहीं, ये डॉलर हमको दे दो। तो देखो क्या हुआ, वो ट्रेड डेफिसिट का भी उन्होंने चालाकी से फायदा उठाया। जिन जिन देशों के साथ इनका ट्रेड डेफिसिट था या जिन जिन देशों का ट्रेड सरप्लस था, उन्होंने भी अपनी डॉलर की करेंसी को अमेरिका में जमा कर दी और इन्होंने वो दूसरे देशों से प्राप्त मनी को ऐसे ओवर कंजम्पशन में या उधार देने में खर्च कर दिया। तो जब उनकी इकोनॉमी बैठ गई तो पिट बाकी भी गए ना, उनको कहां से देंगे, बाकी देशों के पास पेमेंट करने का कोई मामला नहीं रहा। अमेरिका का या यूरोपियन कंट्रीज का जो कुछ इन्वेस्टमेंट बाकी दुनिया के देशों में था, जैसे हमारे अपने देश में भी था, FII का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारे शेयर मार्केट में था ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हमारे देश के शेयर मार्केट में, हमारे देश के रियल सेक्टर में, हमारे देश के और दूसरी सेक्टर्स में उनका भी इन्वेस्टमेंट था। जब उनकी हालत खराब हो गई, उनके यहाँ लिक्विडिटी की समस्या हो गई, तो उन्होंने अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये जो इन्वेस्टमेंट था वो विड्रॉ करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से जितना था वो जितना निकाल सकते थे, क्योंकि अपने घर में जब पैसा नहीं रहेगा तो हमारा जहां जमा होगा वहां से विड्रॉ करना चाहिए ना, तो देर विड्रॉ देर मनी, तो उनके विड्रॉ करने से हमारा शेयर मार्केट बैठ गया ना, हमारे शेयर मार्केट पर भी इंपैक्ट आया ना, हमारे रियल सेक्टर पर भी इंपैक्ट आया ना, हमारी बाकी इकोनॉमिक सेक्टर पर इम्पैक्ट आया ना। तो ये ऐसा एक इंटर लिंकेज है। जब सारा यूरोप ढह गया, यूरोप में कोई एक देश बचा है तो रिलेटिवली वो जर्मनी बचा, क्योंकि जर्मनी ने अपनी पॉलिसी को रिलेटिवली साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के आधार पर, साउंड कॉमन सेंस के आधार पर मेंटेन करके रखा। बाकी तो ये सब उसके हिस्सेदार और भागीदार हो गए और इस प्रकार से सारी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है ये आ गया। जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो आप उधार नहीं दे रहे, उधार प्राप्त नहीं होगा तो अमेरिकन इकोनॉमी के लोग तो उधार लेकर के ही खर्च करते थे ना, तो उनका खर्च घट गया, खर्च घट गया तो डिमांड घट गई, डिमांड घट गया तो प्रोडक्शन घट गया, प्रोडक्शन घट गया तो बेरोजगारी हो गई। अमेरिकन इकोनॉमी में एक ही झटके में लाखों लोग बेरोजगार हो गए और उनके इस सब का असर ये पड़ा, वहां दुनिया के जो देश एक्सपोर्ट किया करते थे उनकी एक्सपोर्ट डिमांड कम हो गई। हमारे अपने देश को भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को असर पड़ा, IT इंडस्ट्री को असर पड़ा, रियल सेक्टर की इंडस्ट्री को असर पड़ा। जितनी भी एक्सपोर्ट की हमारी इंडस्ट्रीज थी जो एक्सपोर्ट किया करते थे, जब उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं रह गई, उनसे जब हमको ऑर्डर मिलेंगे नहीं तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे। तो ऐसे तमाम हमारे यहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ना शुरू हो गई, रोजगार घटना शुरू हो गया। ऐसे दुनिया के तमाम देशों का अभी जो मोटा मोटा हिसाब आया है, लगभग इस एक झटके के कारण से दुनिया भर में 2.5 से 3 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए। तो कैसा बड़ा एक तमाशा खड़ा कर दिया इस अमेरिकन इकोनॉमी के तिरस में। तो जब उनको पूछा भले आदमियों हुआ क्या गड़बड़, तो चला क्यों, बहुत शैतान लोग, इकोनॉमिकली शैतान है। हम जिनको बहुत आइडियल मानते हैं ना, ये इसलिए भारत के लोगों को ये समझने की जरूरत है, वो बहुत शैतान। शुरू में अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे ये
फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हुआ ग्लोबली, तो पूछा तो उन्होंने क्या कहा, नहीं कोई चिंता की बात नहीं, इट इज ए मेयर फेलियर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फर्स्ट उनका रिएक्शन। क्या कुछ बैंक वही फेल हुए, हमारे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हुए, यानी उसको जरा कम करके आका कम करके चालाकी से बताया, पोल में खुल जाए ना। कई बार दिवाली निकालता है आदमी तो भी वो कहता है नहीं साहब कुछ नहीं है, ऐसा ही 20 बड़े बैंक फेल हुए वहां, पर उन्होंने कहा इट्स ए मेयर फेलियर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा उनका फर्स्ट स्टेटमेंट आया। और बढ़ता गया ये सारा क्राइसिस। पूछा अरे भैया कैसे फेलियर हो गए, आप क्या करते हैं ऐसा, आप सोते रहे, आपका इतना बड़ा फाइनेंशियल, आप तो अपने आप को बड़ी साउंड इकोनॉमिक सिस्टम मानते हैं, आपको पता ही नहीं लगा, आपके घर में डाका डल गया और आपको पता ही नहीं लगे, सारा सामान चोरी हो गया और आपको पता ही नहीं लगे, इतने बेखबर लोग हो क्या, तो उनको लगा पकड़े गए। अब ऐसा भी अमेरिकन लोग कैसे स्वीकार कर ले कि साहब अब इतने बेखबर लोग हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो उनका आया, सेकंड एक्सप्लेनेशन आया, उन्होंने कहा टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज ए फेलियर ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। पढ़ा ना सब लोगों ने अखबारों में, सेकंड स्टेटमेंट उनका क्या, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी फेल हुए, पर थोड़ा सा हमारा वो जो नियंत्रण करने वाला मैकेनिज्म था, जिनको हमने निगरानी करने का काम सौंपा था ना, वो निगरानी करने वाले चौकीदार भी जरा ऊँग गए थे, ऊँगा गई थी उनको, सो गए थे, ध्यान पड़ गया था उनका। क्या थे उनके रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो जिनको थोड़ा बहुत अमेरिकन इकोनॉमी की जानकारी होगी, तो वहाँ बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, जैसे हमारे देश में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, रिजर्व बैंक आता है ना, ऐसे उनका फेडरल रिजर्व है, तो फेडरल रिजर्व बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। तो उन्होंने कहा ये जो दो इंस्टीट्यूशन थे ना, ये निकम्मे साबित हुए, इनके कारण से गड़बड़ हुआ। मेरा ये कहना है इस समय पर दुनिया के समझदार लोगों को और खास तौर से भारत के लोगों को इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दो एक्सप्लेनेशन जो दे रहे हैं अमेरिका के, यूरोप के लोग, वो अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ है, आधी अधूरी बात बता रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे। अगर हम प्रामाणिकता से विचार करेंगे तो केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फेलियर नहीं है, केवल रेगुलेटरी मैकेनिज्म का फेलियर नहीं है, इससे भी बड़ा उनका टोटल सिस्टम का फेलियर है। द होल सिस्टम इज अनसस्टेनेबल। सवाल पैदा होना चाहिए उनके सिस्टम पर, उनका टोटल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिस सिद्धांत के आधार पर वो अपनी इकोनॉमी को चलाते, वो सिद्धांत असफल हुआ है, सिद्धांत की असफलता है, प्रणाली की असफलता है, और वो साबित नहीं करना चाहते हैं। ऐसा अगर कह देंगे वो, तो फिर अमेरिकन इकोनॉमी तो वैसे तबाह होने वाली है और जल्दी हो जाएगी, हैं? वो हमारा खून चूसना चाहते हैं कुछ समय तक, और तो इसलिए अपने को सावधान रह करके ये विचार करना पड़ेगा, इट इज ए फेलियर ऑफ द सिस्टम एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो सिद्धांततः है, और कॉन्सेप्चुअली जिस सिद्धांत पर ये संपूर्ण आज का अर्थतंत्र चलता है, चाहे अमेरिका का चलता हो, चाहे यूरोप का चलता हो, और उसी की नकल करके हम अपना अर्थतंत्र चला रहे हैं। हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हमको भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर जो हमारे भारत के लोग सनातन काल से कहते गए, उसको हमको इकोनॉमिक्स के फील्ड में लागू करने के बारे में सीरियसली विचार करना पड़ेगा। इस नकल के तिलिस्म से बाहर आना पड़ेगा। कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, इस फेलियर का कारण बना ओवर कंजम्पशन, ओवर स्पेंडिंग एंड एक्सेसिव क्रेडिटिंग। इसको बोल नहीं रहे वो इस भाषा में, तुमने ओवर कंजम्पशन किया, भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो तुम कि जो ओवर कंजम्पशन की थियरी है ये फेलियर थियरी है, अनसस्टेनेबल है।
आवश्यकता से ज्यादा आप आगे कोई रेशो रखना पड़ेगा ना, कोई हिसाब रखना पड़ेगा ना, आप रख ही नहीं रहे उसका हिसाब। तो ओवर कंजम्पशन किया, ओवर स्पेंडिंग किया, अपनी क्षमता से अधिक स्पेंडिंग किया आपने, और एक्सेसिव क्रेडिटिंग किया। बहुत ज्यादा अपात्र लोगों को आपने उधार दिया। ये भी क्यों किया होगा उन्होंने, इसके भी मूल में जाना पड़ेगा। मूल में जाएंगे तो ऐसा ध्यान में आएगा, ये जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल है, ग्रोथ मॉडल है, कि किसी भी देश का विकास कैसे होता है, तो विकास का एक मॉडल विकसित किया ना, तो जो मॉडल विकसित किया है वो मॉडल ही डिफेक्टिव है। इसके मॉडल को लेकर सवाल उठाने पड़ेंगे। आज देश भर में जो डिबेट होना चाहिए कि ये जो ग्रोथ मॉडल पश्चिम ने दिया हमको, ये क्या देश के लिए, दुनिया के लिए फायदे का मॉडल है या नुकसान का मॉडल है? और अगर ये नुकसान का मॉडल है, ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल है, तो हमको एक नए तरह के वैकल्पिक ग्रोथ मॉडल के बारे में विचार करना। तो उस दृष्टि से कुछ मोटी मोटी बातें सरल रूप में मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ, क्योंकि कुछ विषय तो जरा थोड़ी एक्सपर्टीज का टेक्निकल विषय है ना, तो मैं उस बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूँ। आपके सामने सरल रूप में, जिसको सामान्य भी, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है, वो भी समझ सकता है। दुनिया में हमारे देश समेत जितनी भी विकास की योजनाएं बनती हैं, अपने देश में भी प्लानिंग कमीशन बना हुआ है, 5 प्लान्स बनती है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, डेवलपमेंट की नीतियां बनती हो, किसी मॉडल पर बनती है, ऐसी दुनिया भर में है। तो इसको मैं एक समझने की दृष्टि से, सुविधा के लिए ये कह देता हूं कि वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल है, पश्चिमी डेवलपमेंट का मॉडल, वो वहां भी चल रहा है, हम भी मोर और लेस उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या है ये डेवलपमेंट मॉडल? तो 5 बातें मुख्य है इसकी। पहली बात है, जब आप कोई भी मॉडल देते हैं डेवलपमेंट का, तो पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ता है डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। आप किसको डेवलपमेंट मानेंगे, कोई बताना पड़ेगा ना आपको। जैसे आप कहते हैं ये देश विकसित हो गया, इस देश का विकास हो गया, यानी आपने कैसे कह दिया, कौन सा थर्मामीटर लगाया और आपको पता लग गया विकास हो गया? तो कोई थर्मामीटर लगाना पड़ेगा ना, उसके बिना कैसे पता? तो डेवलपमेंट के कोई इंडेक्स होते हैं, इंडिसेज होते हैं, सूचक होते हैं। जैसे किसी को बुखार होते तो अपन थर्मामीटर लगा देते हैं, तो ये कहते हैं इसको 100 सेंटीग्रेड है, तो अपन कह देते हैं हाँ इसको बुखार है। तो ऐसा ही डेवलपमेंट के इंडिसेज भी होते हैं, डेवलपमेंट को डिफाइन भी किया जाता है। तो आज का अर्थशास्त्र कैसा डिफाइन करता है डेवलपमेंट, किस आधार पर करता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। जीडीपी शब्द तो सुना होगा ना, अपने से अधिकांश ने सुना होगा। यहाँ कुछ मेरे डिसिप्लिन के भी कुछ मेरे मित्र बैठे होंगे हैं, मैं उनके विपरीत बोलने वाला हूं। तो जीडीपी वाला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सरल भाषा में और कहना हो तो प्रति व्यक्ति आय। हम कुल मिलाकर के डेवलपमेंट के आधार पर क्या करना चाहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना चाहते हैं। जिन देशों की दुनिया की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है, वो दुनिया के विकसित देश कहलाते हैं, और जिन देशों की पर कैपिटा जीडीपी कम है, वो दुनिया के पिछड़े देश। अब ये जीडीपी क्या बना है, ये भी समझ लेंगे। ये जीडीपी के आधार पर बहुत उल्लू बनाया हुआ है। जीडीपी किसको कहते हैं, जीडीपी का मेजरमेंट कैसे होता है? तो एक देश में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, हम इकोनॉमिक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों हैं, यानी उत्पादन वस्तुओं का भी होता है, जैसे गेहूं का भी उत्पादन होता है, और एक अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक सेवा देता है, तो उत्पादन सेवा का भी होता है। तो सबको जीडीपी में काउंट किया जाता है। तो एक देश में जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट की जाती है, बाजार में उसका क्या मूल्य है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कहते हैं जीडीपी, है ना। जितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके बाजार मूल्य को जोड़ लिया जाता है जीडीपी का। इसका अर्थ ये हो गया, जो वस्तु बाजार में बिकने के लिए आएगी वो तो जीडीपी में शामिल होगी, और जो वस्तु बाजार में बिकने के लिए नहीं आएगी वो जीडीपी में शामिल।
अब हमारे जैसे देश में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाजार में बिकने के लिए नहीं आती है, पैदा तो हो रही है, हम उसका उपभोग भी कर रहे हैं, पर बाजार में उसका मूल्य तय नहीं होता, इसलिए जीडीपी में शामिल नहीं होता, इसलिए हमारे गले में तख्ती लटका दी गई, तुम पिछड़े थे। उदाहरण देता हूं समझाने के सरलता से। पश्चिम के देशों में मान लीजिए किसी घर में कामकाज करने के लिए, घरेलू काम करने के लिए एक महिला नौकरानी काम करती है। और नौकरानी क्या करेगी? बर्तन की सफाई करेगी, घर की सफाई करेगी, कपड़े धोएगी, बच्चे होंगे तो उसके लालन पालन करेगी। तो डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है ना, उसको कोई कोई तनख्वाह दे, वो जीडीपी में शामिल हो जाएगी। अब मान लीजिए रहते रहते 2, 4, 5 साल रहते रहते घर के मालिक से उस नौकरानी का प्यार हो गया, अब उसकी शादी हो गई उससे, तो नौकरानी से वो क्या बन गई? मालकिन बन गई, गृह स्वामिनी बन गई। काम अभी भी वही कर रही है, घर की सफाई करने का कर रही है, बर्तन साफ करने का कर रही है, कपड़े धोने का कर रही है, खाना बनाकर अपने घर वाले को खिलाती है, अधिक प्यार से खिलाती है, बच्चों का लालन पालन और मन से करती है, पर घरवाला घरवाली को उसकी सेवाओं के बदले में तनख्वाह नहीं देता। तो अब उसकी वे ही सेवाएं बाजार मूल्य में शामिल नहीं हुई, इसलिए देश की जीडीपी, हमारे देश में ज्यादातर काम घरों में होता है, परिवार में होता है। वेस्ट में तो परिवार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। होटल में खाना खाएंगे, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करेंगे, बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो ओल्ड हाउसेज में छोड़ जाएंगे, और क्या करेंगे? सबका मार्केट वैल्यू है। हमारे ये सब काम अपने परिवारों में हो रहे हैं, जिसके बदले में मार्केट वैल्यू नहीं काउंट होती, इसलिए जीडीपी। मैं यहां आपको इस विषय पर लेक्चर देने के लिए आया हूं। मेरे में परिचय में बताया गया मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कई यूनिवर्सिटीज मुझे गेस्ट लेक्चर के नाते से बुलाती रहती है, कोई यूनिवर्सिटी मुझे बुलाती इसी विषय पर बोलने के लिए, तो कम से कम 5,000 रुपए का पेमेंट करता, ऐसा ही भाषण देता, इससे कमजोर ही देता। पर मेरे इस भाषण का मूल्य बाजार में 5,000 रुपए तय हो जाने के कारण से जीडीपी में शामिल हो जाता। आज मुझे यहाँ बुलाया है, हमारे विभाग संचालक जी 1 पैसा नहीं देने वाले मुझे, तो जीडीपी कम करने का पाप लगेगा नहीं। जीडीपी आई एम प्रोड्यूसिंग दी सेम सर्विसेज। मैं परिचय में बताया गया मैं अध्यापक रहा हूं, मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूं, टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं, पर बेटे से ट्यूशन फीस नहीं देता। जीडीपी, हम 2 अध्यापक कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपस में, तू मेरे बेटे को पढ़ाया कर, मैं तेरे को पढ़ाया करूंगा, और दोनों एक दूसरे से ट्यूशन फीस वसूल किया करेंगे, जीडीपी बढ़ गई। कैसा तमाशा है भाई? आप इस जीडीपी के आधार पर किसी देश को विकसित और पिछड़ा हुआ कहने के इंडेक्स को स्वीकार करेंगे क्या? आप घर में छोटा किचन गार्डन लगा लेते हैं, वहां पर कोई धनिया, कोई पुदीना, कोई हरी मिर्च, कोई सब्जी ये उगा लेते हैं, और सीधा किचन गार्डन में से वो सब्जी तोड़ते हैं और घर में पका लेते हैं। जीडीपी में शामिल कैसी जीडीपी है भाई? तो पहला सवाल आज दुनिया भर में उठना चाहिए, उठ भी रहा है कुछ कुछ मात्रा में, परंतु हम भारत के लोगों को खास तौर से उठाना चाहिए कि जीडीपी के आधार पर किसी देश के विकास को मापने का मापदंड ये हमको स्वीकार्य नहीं है। नया मापदंड विकसित करने की दिशा में सोचा जाना चाहिए, पहला सवाल होता है। दूसरी बात, दूसरा ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? कुल मिलाकर के आप जितनी भी प्लानिंग बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनके माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं, तो उद्देश्य क्या बताते हैं? आप कोई भी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, अपने डिफरेंट 5 प्लान्स बनिए, उनको पढ़िए, इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़िए, तो एक शब्द का प्रयोग काफी कुल मिलाकर के करते हैं। हम सब इनके द्वारा क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस, ऐसा शब्द प्रयोग करें। आम आदमी के रहन सहन के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा शब्द है, अपने को भी लगता है भैया रहन सहन का स्तर तो बढ़ना ही चाहिए। अब जरा ये
समझने की जरूरत है रहन सहन का स्तर भी कब बढ़ता और कब घटता है। तो पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो सब सवाल पूछे जाते हैं ना, रहन सहन का स्तर बढ़ा हुआ कब मानेंगे आप? कोई वाटर लेवल थोड़ा ही है, फ्लड आ गया तो वाटर लेवल बढ़ गया। रहन सहन का स्तर कब बढ़ता है और कब घटता है, कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, तो उसको कैसे समझाया है वर्तमान इकोनॉमिक्स ने। रहन सहन का स्तर तय होता है कंजम्पशन ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस से, आप कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, आपकी टोकरी में कितनी वस्तुओं और सेवाएं उपभोग करने के लिए है। जिसकी टोकरी में जितनी ज्यादा वस्तुओं और सेवाएं उपभोग करने के लिए होगी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही ऊंचा, और जिसकी टोकरी में वस्तुओं और सेवाएं कम होगी, खाली होगी, कम वजनदार होगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही नीचा। ये मापदंड। अब मान लीजिए इस परिभाषा को हम स्वीकार कर लेते हैं, कर भी रखा है, ये जो मैंने समस्या बताई ना इसी के कारण से पैदा हुआ। तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए एक आदमी सवेरे से शाम तक अनाप शनाप उपभोग करेगा ना। कोई पूछेगा तू इतना क्यों खा रहा है, वो कह रहा है मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा हूँ। अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन अमेरिका में सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा है। क्योंकि बता दिया गया, हमको समझा दिया गया है कि जितना ज्यादा उपभोग करोगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही ज्यादा होगा। जब हम संयम से उपभोग करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना, पड़ेंगे, बीमारी लग जाएगी। बीमार पड़ जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपकी टोकरी में डॉक्टर की सेवा और आ गई, तो टोकरी भारी हो गई ना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ गया। और डॉक्टर क्या करेगा? प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा दवाइयां, या कोई डॉक्टर साहब बैठे हो तो नाराज मत होना, तो दवाइयां लिख दी, तो आपकी टोकरी और भारी हो गई। पहले आपने अनाप शनाप उपभोग किया, उसके कारण से बीमार पड़े, डॉक्टर की सेवा जोड़ी, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख दी, दवाइयां जुड़ गई। इस परिभाषा के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो गया। एक दूसरा व्यक्ति है, संयम से उपभोग करता है, जरूरत पड़ने पर ही चीजों को खरीदता है। तो जब संयम से उपभोग करता है तो अभागा बीमार नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब के पास नहीं जाएगा, तो उसकी टोकरी में डॉक्टर साहब की सेवाएं नहीं आएंगी और दवाइयां नहीं आएंगी, तो उसकी टोकरी खाली रहेगी ना। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से ये दूसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्वीकार है क्या आपको परिभाषा? इस परिभाषा को स्वीकार कर लेंगे तो गांधी जी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा मानना पड़ेगा और हेमा मालिनी का स्वीकार है क्या? इस परिभाषा के आधार पर समाज चलाना है क्या? इस आधार पर देश चलना चाहिए क्या? इस परिभाषा के आधार पर आपको डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाना चाहिए? ये दूसरा सवाल खड़ा होना चाहिए। तीसरा सवाल, जब ये दोनों बातें मान लेता है वर्तमान ग्रोथ मॉडल कि जीडीपी बढ़ाना और ज्यादा उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाएं ज्यादा चाहिए, तो तीसरा हमको क्या समझाता है? नारा क्या है? मोर प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन करो। तुम ज्यादा खाना है ना, ज्यादा पहनना है ना, तो ज्यादा उत्पादन करो। तो ज्यादा उत्पादन, ये तीसरी बात है वर्तमान ग्रोथ मॉडल की। चौथी बात, ज्यादा उत्पादन करने के लिए क्या कर रहे हैं? दुनिया में क्या चल रही है? जो देश ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देख लो, किसी देश की इकोनॉमी का हिसाब लगा लीजिए, जो देश जितना ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही बेरहमी के साथ में शोषण कर रहा है। जब आप प्राकृतिक साधनों का शोषण करोगे तो पर्यावरण के संकट की समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी? हो रही है ना समूची दुनिया में। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस खड़ा हो रहा है। हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? हमारी परिभाषा गलत रास्ते चल दिया। पहले आप ज्यादा उत्पादन करने के लिए अंधाधुंध प्राकृतिक साधनों का शोषण करना, इसको अनिवार्य बताते हो और फिर माथे को हाथ लगा करके चिल्लाते हो पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया। तुमने खड़ा किया है। ये पहला काम दुनिया के देशों में ज्यादा उत्पादन के लिए हो रहा है। दूसरा काम हो रहा है दुनिया के देशों में ज्यादा उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे हैं। उन बड़े कारखानों में दो काम होता है, ऊर्जा भक्षी टेक्नोलॉजी
और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग। बड़े कारखाने किसको कहते हैं? जिसमें एनर्जी का प्रयोग ज्यादा होता है, वही बड़े कारखाने कहलाते हैं ना। दुनिया के किसी भी देश की इकोनॉमी को आप एनालाइज करिए तो ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, एनर्जी बेस्ड प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है ना, एनर्जी बेस्ड फैक्ट्रीज है ना। और सारी दुनिया इस समय पर किस बात से परेशान है? साहब, देयर इज एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया ना, एनर्जी का संकट है ना। अरे संकट तो तुमने पैदा किया भाई, तुमने जो टेक्निक और टेक्नोलॉजी वर्तमान ग्रोथ मॉडल के अंतर्गत स्वीकार कर ली है, तो उसके कारण से एनर्जी क्राइसिस हो गया। और ये तो भारत जैसे देश के कारण से दुनिया बची हुई है, अपन उनके रास्ते पर पूरा नहीं चल रहे हैं। और दूसरा क्या किया? बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग ज्यादा उत्पादन में और मनुष्यों का प्रयोग, तो क्या समस्या खड़ी होगी? बेरोजगारी की समस्या खड़ी होगी ना। अमेरिका जैसा देश अगर इतना ज्यादा उत्पादन करके अपने देश के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, तो इस 110 करोड़ लोगों के देश को रोजगार देने का रास्ता वर्तमान ग्रोथ मॉडल से मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अपने देश की भी कहानी क्या है? अगर आप पिछले 10 सालों का अपना स्टडी करेंगे तो पिछले 10 सालों के दौरान में अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट का जो टारगेट रखा था हमने, वो तो हमने अचीव किया है, परंतु एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ का टारगेट हम लोगों ने अचीव नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ कम हुआ है अपने यहाँ, और इसलिए कहा जा रहा है आजकल भारत जॉबलेस ग्रोथ के पीरियड में से गुजर रहा है। ग्रोथ तो हो रही है, पर कैसी ग्रोथ हो रही है? जॉबलेस। तो बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया ना। इसमें से कुल मिलाकर ये चौथी बात है। और पांचवी बात क्या कही? वर्तमान ग्रोथ मॉडल में आपको इस तरीके से अगर विकास करना है, ऐसे अगर आपको कारखाने बनाने हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी है, इतना ज्यादा उत्पादन करना है, लोगों की इतनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, तो फिर आपको ये सब कारखाने चलाने के लिए, इस प्रकार का उत्पादन कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की रहती है? वो रहती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तमाम ग्रोथ मॉडल्स को आप पढ़ेंगे तो जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ के रथ का पहिया तेजी से दौड़ेगा। There is a positive correlation between financial investment and rate of growth, ऐसा अंग्रेजी में बताते हैं ग्रोथ मॉडल वाले। दोनों के बीच में संबंध है, दोनों जुड़वा भाई बहन है, साथ साथ चलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और ग्रोथ रेट आपका बढ़े। हमको भी यही नुस्खा बता दिया गया, पर हमारी जेब में तो पूंजी उतरी है नहीं इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तुम चालाक लोगों ने क्या कहा? आप हमको स्वीकार तो कर लो इस मॉडल को, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, हम दिया है। वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, IMF आ जाएगा, WTO आ जाएगा, G7 के देश आ जाएंगे, MNC थैलियां लेकर आ जाएंगी। आप एक ही काम करो, हमारे स्वागत के लिए तैयार है। और जितने आप लोगों ने दरवाजे खिड़की बंद किए हुए हैं ना, जब हम थैलियां ले लेके आएंगे तो कृपा करके ये दरवाजे और खिड़कियां खोल दो, और खोल क्या दो, तोड़ ही दो। ये ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, तमाम तरह की फ्रीडम्स दे दी। कितना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। इस प्रकार की ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पॉलिसीज आ गई ना, तो वी आर अट्रैक्टिंग दिस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या हो गया? दुनिया के इन गरीब मुल्कों में क्या संकट खड़ा हो गया? इन संकट खड़ा हो गया डेट ट्रैप। इन देश की इकोनॉमी कर्ज के जाल में फंस गई। अब तमाम लैटिन अमेरिका को स्टडी करिए, तमाम अफ्रीकन कंट्रीज को स्टडी करिए, उनमें यही चारा दिखाया था उन्होंने। और अपने पड़ोस के देशों को स्टडी करिए जिनको कुछ दिनों पहले वो एशियन टाइगर कहते थे। मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कोरिया है। उन्होंने कहते थे ना, हमको भारत के लोगों को समझाते थे ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट लोग, देखो भाई तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, इन देशों ने हमारी बात सुनी तो तुम्हारे पड़ोस में ये एशियन टाइगर खड़े हो गए। इतना जबरदस्त इनकी इकोनॉमी, पर कुछ दिनों में गीदड़ बन गए बेचारे। हालत खराब होगी ना उन एशियन टाइगर्स की, क्योंकि आप जब फालतू का पैसा दूसरे देश से मुफ्त का लेंगे तो आप खर्च करने में और इन्वेस्टमेंट करने में सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, बरतवाएंगे वो आपका, और डेट ट्रैप में पेइंग कैपेसिटी रहेगी। कुछ वर्षों के बाद आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे।
तो कुल मिलाकर के ये जो ग्रोथ मॉडल जिसके आधार पर चल रहे हैं आजकल दुनिया की इकोनॉमी भी, वो बहुत खतरनाक है। मैं जब इतना सख्त बोलता हूं तो हमारे पुराने साथी जो मेरे साथ अनर्थ शास्त्र पढ़ाते हैं वो कहते हैं डॉक्टर गुप्ता इतना बेरहमी तुमसे तो मत बोलो, कुछ तो दया करो। तो मैं 2 सवाल खड़े करता हूं, ईमानदारी से विचार करने। मैं कोई इतना सख्त बोलने वाला वैसा ही नहीं हूं, बड़ा नरम सा आदमी दिखाई दे रहा हूं आपको। 2 सवाल है मेरा दुनिया के एक्सपर्ट्स के सामने। मान लीजिए हम आपके ग्रोथ मॉडल को स्वीकार कर लेते हैं, क्या ये ग्रोथ मॉडल दुनिया के लोगों को सुख देने वाला ग्रोथ मॉडल है? आपको प्रसन्नता मिल सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है? सवाल है मेरा। अगर यह सुख देने वाला मॉडल है, जरूर स्वीकार करो। अगर यह सुख देने वाला मॉडल हुआ होता तो अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा सुखी होते। परिस्थिति क्या है, जितने डेवलप कंट्रीज है उतना ज्यादा टेंशन है, नींद ही नहीं आती है। मेरे एक मित्र हैं, वो अमेरिका में साइकेट्रिशियन है, मनोरोग चिकित्सक है। पिछले दिनों आए थे भारत, मुझे भी मिलने के लिए आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है धंधा? जबरदस्त। किसी साइकेट्रिशियन को अगर धंधा करना हो तो अमेरिका से ज्यादा बढ़िया कोई देश नहीं हो सकता। वहां 1/3 लोग पागल या अर्ध पागल। साइकेट्रिक प्रॉब्लम जबरदस्त है वहां। सुख दे रहा है क्या? कुल मिलाकर आकर अपन ये कमाई धमाई काय के लिए करना चाहते हैं भाई? अल्टीमेट एम क्या है? सुख है ना। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में इस समय तो बहुत सारी स्टडीज हो गई हैं, धन में और सुख में पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है। हमारे मनीषी तो वर्षों पहले बता रहे, ज्यादा धनी होने का मतलब ज्यादा सुखी होना नहीं होता है हमेशा। तो पहली बात, अगर ये सुख देने वाला नहीं है तो भले आदमी क्यों अंधे होकर के पढ़ रही है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, चलो कुछ लोग कह सकते हैं साहब ये सुख की परिभाषा अलग अलग लोगों की अलग अलग है। आप हो सकता है आप जिसको सुख ना मानते हो मैं मानता हूं, तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत दार्शनिक शास्त्रार्थ हो सकता है, तो उस चक्कर में अपन न भी पड़े। तो दूसरा सवाल है मेरा, मान लीजिए आपके ही तमाम चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरा यह सवाल है क्या इस रास्ते पर चल करके दुनिया के सब देशों के सब मनुष्यों को हमेशा के लिए ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उपलब्ध करा पाना संभव है क्या? इज इट सस्टेनेबल? इज इट प्रैक्टिकेबल? ये टिकाऊ है क्या? ये व्यवहार्य है क्या? दुनिया के विकसित देशों में दुनिया की 20% आबादी रहती है। इस 20% के आबादी के लोगों ने आज जो अपना विकास का स्तर प्राप्त किया है वो दुनिया के 80% नेचुरल रिसोर्सेज, 50% लैंड एरिया, 60% एनर्जी, इसको खाकर प्रयोग किया, प्राप्त किया। तो दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज तो 20% ही बच गए ना, आबादी 80%। इसी रास्ते पर चल करके उनके लिए समान स्तर कैसे प्राप्त हो सकता है? तो ये टिकाऊ नहीं है। ये तो दुनिया के शेष देश के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन का रास्ता है। वो चंद देश और चंद लोग एक्सप्लॉइट करते चले जा रहे हैं। इसलिए हमको विकल्प पर विचार करना चाहिए। विकल्प क्या हो सकता है? बहुत संक्षेप में, विषय इतना लंबा है ये, तो इसलिए बहुत संक्षेप में 2-4 मोटी मोटी बातें मैं आपको कहता हूं। विकल्प कहां से मिलेगा? विकल्प भारत से मिलेगा, और भारत के सनातन जीवन मूल्यों में से मिलेगा, भारत की प्राचीन परंपरा में से मिलेगा। दुनिया को आज भी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से राहत कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है, भारत में वो सामर्थ्य है। इसलिए हमको एक नए तरह का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, नए तरह का ग्रोथ मॉडल बनाना पड़ेगा। उसको मैंने नाम दिया है मंगल विकास या कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम। अपन क्या कहते हैं भाई? अपन कहते हैं तेरा मंगल। मंगल माइंड मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अपन जब किसी को ये कहते हैं तेरा मंगल हो, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है केवल तेरे पास पैसा बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा,
भी है, ही नहीं। पर मंगल में बहुत सारी चीजें आती हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसमें विस्तार का विषय है। तो एक नए तरह का कॉन्सेप्ट, नए तरह की शब्दावली, नई तरह की टर्मिनोलॉजी दुनिया को देना पड़ेगा। बाकी तमाम टर्मिनोलॉजी इस समय पर फेल है। ये क्या बना है मंगल विकास? क्या होगा इस मंगल विकास को? किसको मैं मंगल विकास कहता हूं? 4 बातों की गारंटी। जो 4 बातों की गारंटी दे देगा उसको मैं मंगल विकास कहूंगा। और पहले सूत्र रूप में कहना हो, कोई नई बात नहीं कहता था। हमारे यहां हम क्या कहते रहे कि देखो भैया, ऐसे तौर तरीके पर चलो, ऐसे रास्ते पर चलो जिसके लिए हमारे मनीषियों ने एक सूत्र दिया, सर्वभूत हिते रतः। ऐसा शब्द है ना, सबका हित हो, जिस चंद लोगों को हित हो ऐसा नहीं, चंद लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ जाए ऐसा नहीं है। जीडीपी तो देश के चंद लोगों की बढ़ जाएगी तब भी देश की जीडीपी बढ़ जाएगी ना, पर आम आदमी तो बेचारा फंस रहा है ना। तो सर्वभूत हिते रतः का, और सर्वभूत हिते में भी केवल मनुष्यों का हित नहीं कहा हमने, क्योंकि हमारे दोनों कॉन्सेप्ट है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये भी है। और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वभूत हिते। सर्वभूत में क्या? सब मनुष्य आ गए, सब जीव जंतु आ गए, सब वनस्पति आ गई। सबका हित होना चाहिए ना, तभी तो पर्यावरण संभलेगा, तब तो पशुओं की रक्षा होगी। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट सर्वभूत हिते रतः का। इसमें 4 बातों की गारंटी देने की बात मैं कहता हूं। आपको इस प्रकार का ग्रोथ मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें पहली बात की गारंटी होगी, उसको शब्द दिया मैंने, सबको रोटी। या जो रोटी शब्द बोलता हूं तो रोटी प्रतीकात्मक शब्द है। रोटी का मतलब केवल रोटी नहीं है, रोटी का मतलब है मनुष्य को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की समझ लीजिए। भारत का कॉन्सेप्ट स्वास्थ्य का पश्चिम के कॉन्सेप्ट से भिन्न है। हम जब स्वास्थ्य की बात कहते हैं तो 3 तरह का स्वास्थ्य आता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भाविक स्वास्थ्य, भावना। तीनों स्वस्थ रहने चाहिए। आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। मन में अगर गड़बड़ चलता रहा तो अच्छा इम्पैक्ट, मन अशांत हो गया ना आपका, तो मनोरोग आएंगे कि नहीं आएंगे? शरीर से तो हट्टे कुट्टे दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल बैलेंस डाइट, विटामिन ले रहे हो, सारे के सारे खा गए विटामिन, तुम्हें